हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोग से बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसमें हम लोग सेल, सब सेल, ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ लेंगे ना। क्वांटम संख्या की अगर बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखें, इस बार नीट के पेपर में मैक्सिमम चांस है, मैक्सिमम, कि यहां से क्वेश्चन बने क्वांटम नंबर से। तो सबसे पहली बात यह कि क्वांटम नंबर के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना क्या है। तो क्वांटम संख्या में किसी परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। परमाणुओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होता है क्वांटम नंबर के अंतर्गत, कि इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में है, कौन से सब सेल में है, कौन से ऑर्बिटल में है, उसका डायरेक्शन क्या होगा, चक्रण की दिशा क्या होगी ना। तो चार प्रकार के होते हैं क्वांटम नंबर। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथा होएगा स्पिन क्वांटम नंबर। मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। तो इन चारों क्वांटम संख्याओं को पढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं सेल, सब सेल, ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन की। आसान हो जाएगा ये। तो भैया, परमाणु में जो केंद्रीय भाग होता है उसका आकार बहुत छोटा होता है, उसको बोलते हैं नाभिक। एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिटेल में बताया हुआ है। और इसी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ये कक्षा बोले तो सेल। तो सेल क्या, के एल एम एन, ओ पी क्यू इनफाइनाइट तक जाता है। तो जो नाभिक के सबसे निकट कक्षा होता है उसकी जो एनर्जी होता है E1, E2, E3, E4, इनको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं 1, 2, 3, 4। बोले तो पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा और चौथा कक्षा, ऐसे। तो ये जो सेल होते हैं, सेल, कोष, कोष भी बोला जाता है कक्षा को ना। चार ठोकने को देखना है, के एल एम और एन। अब इस सेल में क्या होता है, सब सेल। सब सेल बोले तो उपकोष। देखें, ये क्लियर हो जाएगा बहुत आसानी से। अगर ये क्लियर हुआ ना, फिर ये तो फिर खत्म। सब सेल की बात करते हैं, उपकोष की, जो कोष के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो जो के कोष है, के कोष इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पढ़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहां पे क्या होगा भाई, 1s, 1s। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1p होता नहीं, तो यहां पे बात करते हैं दूसरे कक्षा की। तो क्या हो जाएगा, 2s और 2p। यहां पे 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d और 4f। ये क्या हो गए, सब सेल ना। तो अगर सब सेल की बात करें तो के में सब सेल की संख्या 1, एल में सब सेल की संख्या 2, एम में 3 और एन में 4। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f। सेल, सब सेल ना। अब सब सेल में होता है भैया ऑर्बिटल। ऑर्बिटल बोले तो कक्षक। तो अगर हम लोग कक्षक की बात करें, कक्षक की बात करें तो एस उपकोष में जो कक्षकों की संख्या होता है वो 1, पी में 3,
डी में 5 और एफ में 7 कक्षक। आप लोग तो जानते होंगे कैसे बनाया जाता है भैया। देखिए यही आएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 12th में, यहां पे 5 ऑर्बिटल। और अगर हम लोग बात कर लें एफ की तो इसमें कितने ऑर्बिटल? 7। ना तो के कोष की अगर बात करें, के कोष में एक ही उपकोष होता है 1s, तो ऑर्बिटल कितना होगा? 1 ऑर्बिटल इसमें 1 होंगे। बात करें एल कोष की तो एल कोष में उपकोष कितने होते हैं? 2, 2s 2p। 2s में कितना ऑर्बिटल? 1। 2p में कितना ऑर्बिटल? 3। तो क्या हो, कितना हो जाएगा भैया? 4। बात करें m की तो यहां पे क्या हो जाएगा? 3s 3p 3d, 1 इसका 3 इसका 5 इसका, तो कितना हो जाएगा? 9। और यहां पे 16, 1 3 5 और 7, 16 ऑर्बिटल। अब जो लास्ट केस बनता है वो है इलेक्ट्रॉन। तो अब के कोष में जो इलेक्ट्रॉन संख्या होगा बताएं, 1s में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2। पढ़े हुए हैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर, कैसे इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। आप बाग हुंड और पाउली जो केस बताए हुए थे ना, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन संख्या कितना हो जाएगा? 2। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। यहां पे 4 ऑर्बिटल है तो 4 ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल में 2 है तो 4 में कितने हो जाएंगे? 8। 9 में कितने हो जाएंगे? 18। और 16 ऑर्बिटल में कितने हो जाएंगे? 32। तो 2 8 18 32। क्लियर हुआ? सेल, सब सेल, ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग बात करेंगे इनकी, आसानी से क्लियर हो जाएगा। देखिए जो मुख्य क्वांटम संख्या है उसको रिप्रेजेंट करते हैं भैया n से, स्मॉल n से, मुख्य क्वांटम संख्या। तो ये कोष के नाम के बारे में बताता है, उनके आकार और ऊर्जा के बारे में जानकारी देता है जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं, ये डायरेक्ट बोल सकते हैं कि भैया जो मुख्य क्वांटम संख्या है उसको किसको रिप्रेजेंट करेगा? सेल को ना। और ऐसे ही बात करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से। समझिएगा केस, एल से रिप्रेजेंट करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर को। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भैया? सेल को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये उपकोष के बारे में बताता है, कक्षकों के आकृति के बारे में बताता है। और आप लोग पढ़े होंगे कक्षकों का कोणीय संवेग, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया हूं भैया, L+1 H/2π, ये कक्षकों का कोणीय संवेग निकालने का फार्मूला। एजीमुथल क्वांटम नंबर। बात करें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको अभिविन्यासित क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। तो ये किसको दिखाएगा भाई? ऑर्बिटल को। और ये इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से प्रदर्शित करेंगे और चक्रण क्वांटम संख्या को s से। ये चीजें क्लियर हुआ? समझ में आया? ये क्लियर, तो फिर ये बहुत आसान ना। अब बात करते हैं हम लोग, जैसे मान लें, सबसे पहली बात ये कि n जो है, n थोड़ा अलग हट के बात करते हैं। n जो है मुख्य क्वांटम संख्या, अगर मान लीजिए मुख्य क्वांटम संख्या 1 है तो l का मान कितना होगा? l कहने का अर्थ यह है कि मुख्य क्वांटम संख्या का मान अगर 1 हुआ, n बराबर 1 हुआ, तो n बराबर 1 के लिए l का मान क्या होगा ना। तो यहां पे जो केस बनता है, किसी n के लिए, मतलब किसी कोष के लिए बोल सकते हैं ना, n के लिए l का
कुल मान, समझेगा, क्वेश्चन गलत ना करना यार। कुल मान n होता है जीरो सहित, जीरो सहित, या फिर आप लोग बोल सकते हैं जीरो से n-1। किसी n के लिए l का कुल मान n होता है जीरो सहित। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि हमसे क्वेश्चन क्या बोला, n बराबर 1 है तो l बराबर कितना होगा। यदि n का मान 1 है तो l का मान कितना होगा, जीरो इंक्लूड करके। तो जीरो इंक्लूड करेंगे तो भैया कितना होगा। अब आपकी बुद्धि में आएगा, सर जी भी बताएं, किसी n के लिए l का कुल मान n होता है तो n का मान अगर 1 है तो l का मान भी 1 होना चाहिए। यहाँ जीरो क्यों है, यहाँ पे जीरो, बताएं n कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। l कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। मान कितना हुआ, 1। देखे देखे और एग्जांपल देखे, थोड़ा क्लियर हो जाएगा, जबरदस्त केस है। अब बताएं n बराबर अगर 2 है, n बराबर 2 है तो l बराबर कितना होगा, 2 ही होगा। अगर यहां पे n बराबर 2 है, हम l बराबर 2 लिख दे, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि यहां पे देखे फॉलो कर गया कि भाई हाँ सर जी। अब देखो यहाँ पे अच्छा किए हैं, किसी n के लिए l का कुल मान n होता है तो n का मान 2 था तो l का मान भी 2 हो जाएगा। l का मान 2 होगा, परंतु ऐसे नहीं होगा, 0 और 1, तो एक ये 2, चार जो बुद्धि ये। अब यहां पे देखें, या फिर बोला है 0 से n-1 तक, तो बताएं 1 तो क्या होगा 0 और 2 - 1, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1। फिर भी वही आंसर। समझ में आया, समझ में आया बात, आसान बात ना। तो ये सेल, सब सेल, ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन, क्वांटम नंबर, और ये एक पहला केस। और केस बताते हैं, देखें। जैसे अब मान लें क्वेश्चन बोल दिया कि n बराबर अगर 3 है, n बराबर 3 है, तो देखें अब जैसे मान लें n बराबर 3 दिया हुआ है तो l का मान क्या होगा, 0, 1, 2। अरे यही ना होगा। देखिए थोड़ा सा और इसको हम डिटेल में क्लियर करते हैं। तो यहां पे एक ठो पॉइंट है कि किसी s के लिए l का कुल मान कितना भैया, 0। किसी भी s के लिए, चाहे 1s, 2s, 3s, 4s कोई भी हो ना। इसी प्रकार किसी p के लिए l का कुल मान 1, किसी d के लिए l का कुल मान 2, किसी f के लिए l का कुल मान 3। ये तो बताए यहां पे जो अपने को दिया हुआ था n बराबर 3, तो l बराबर क्या। अब n बराबर 3 है, इसका मतलब सेल कौन सी बात कर रहा है, तीसरे सेल की बात कर रहा है, m सेल की बात कर रहा है। अब m में कौन कौन से सब सेल होते हैं, 3s, 3p और 3d, यही ना होते हैं। तो अब l की अगर बात करें तो किसी s के लिए l का मान 0, p का 1 और d का 2। n बराबर 3 है, इसका मतलब 3s भी हो सकता है, 3p भी हो सकता है, 3d भी हो सकता है। तो l का मान 3s है तो 0, 3p है तो 1, 3d है तो 2। क्लियर बात ना। अब यहां पे हम लोग दिगंशी क्वांटम संख्या पढ़ रहे हैं तो ऑर्बिटल की भी बात कर लेते हैं। 2l+1, देखें ऑर्बिटल हम लोग जो पढ़े हैं वही है। s में 1 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, d में 5 ऑर्बिटल, f में 7 ऑर्बिटल। ये सिर्फ ऐसे ही कि भैया फार्मूले पे रख के अपने को निकालना है, तो उसके लिए ना, भौकाल टाइट करने के लिए कि हम सिद्ध कर सकते हैं। अब बताएं l, s के लिए l का मान क्या होता है, 0। यहां पे 0 रखेंगे तो 2 में 0 का गुणा करेंगे तो 0, ऑर्बिटल कितना बचेगा, 1। अगर हम लोग p की बात करें तो यहाँ पे 1 रखेंगे, 2 1 के 2 और प्लस 1 है 3। अगर हम लोग d की बात करें तो 2 है तो 2 दूनी 4 1 5। f की बात करेंगे अगर तो 2 3 6 1 7। और यहीं पे इलेक्ट्रॉन की अगर बात कर लें तो यही है
2 2l प्लस 1, ये है इलेक्ट्रॉन। यहां पे अगर l का मान हम लोग 0 रखते हैं तो 2 में 0 का गुणा करेंगे तो भैया 0 1, 2 में 1 का गुणा कर देंगे तो 2। s के लिए, p के लिए 1 रखेंगे यहाँ पे तो 2 1 के 2 1 3, 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन। s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, f में 10 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन, f में 14 इलेक्ट्रॉन। क्लियर बात। अब मान लें यहां पे आपको n का मान समान दिया हुआ है, जैसे बोल दिया n का मान 4 है, तो उपकोष के ऊर्जाओं का क्रम क्या होगा ना। तो यहां पे अगर n का मान 4 दिया हुआ है तो क्या होगा भैया, 4s 4p 4d 4f। उपकोष तो भिन्न होंगे ना, n का मान 4 है, n का मान 4 है तो l का मान क्या होगा, भिन्न होगा। 4s 4p 4d 4f, भिन्न भिन्न है ना, s उपकोष, p उपकोष, d उपकोष और f उपकोष। ये है एनर्जी। और इसी के जस्ट उल्टा हो गया, इसी के जस्ट उल्टा हो गया कि भैया जो l का मान समान हो और n का मान भिन्न हो, तब ऊर्जा का कौन सा क्रम होगा। l समान हो, l सेम हो, परंतु n क्या हो, भिन्न हो, तब ऊर्जा का क्रम क्या होगा। l बोलो तो उपकोष समान हो, n भिन्न हो, कहने का अर्थ क्या, 1s 2s 3s 4s। तो देखें n का मान सब में भिन्न भिन्न है, परंतु l क्या है, समान है, तो इसमें ऊर्जा का क्रम। या फिर 2p 3p 4p, ऊर्जा का क्रम। तो ये द्विगंशी क्वांटम संख्या। अब जैसे हम लोग पढ़े हुए हैं अभी कि किसी n के लिए l का कुल मान n होता है 0 सहित। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की m की, तो किसी n के लिए जो m का कुल मान होता है वो n स्क्वायर। किसी n के लिए m का कुल मान n स्क्वायर होता है। जैसे मान लें n का मान दिया हुआ है 3। एग्जाम्पल इसको लेकर इसलिए बता रहे हैं ताकि चीजें क्लियर रहे ना, बाकी आप लोग कुछ भी ले सकते हैं। n का मान 3 है तो m का मान क्या होगा, तो आसान भाषा में यार m बराबर 3 पर पावर 2 बोले तो 9 ना। अब इसको अगर हम लोग सिद्ध करने जाएं, बताएं m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भैया, ऑर्बिटल को ना। n का मान 3 था और अपने को जो m का मान प्राप्त हुआ वो 9 प्राप्त हुआ। तो कहने का अर्थ अगर n का मान 3 है तो m कितने हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं। अब कौन कौन से 9 भैया, 3s है, 3p है और 3d है ना। तो इसमें जो ऑर्बिटल होंगे s में 1, p में 3 और d में 5। कैलकुलेट कर ले भाई। अगर यहां पे 4 रख दें, 4 तो 4 पावर 2 हो जाएगा, 4 चौक 16। अरे f भी इंक्लूड हो जाएगा ना, बताएं ये। और अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो किसी n के लिए जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है वो 2n स्क्वायर, या फिर चक्रण की संख्या, चक्रण बोले तो s भी बोल सकते हैं, 2n स्क्वायर। तो यहां पे अगर 3 लिए हुए हैं, n बराबर 3 लिए हुए हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 पर पावर 2, तो 3 त्रिका 9 दूनी 18। कॉमन बात है, ऑर्बिटल 9 है तो इलेक्ट्रॉन 18। चीजें क्लियर हुआ। चलिए बात करते हैं हम लोग किसी l के लिए m का कुल मान क्या होगा ना। तो किसी l के लिए m का कुल मान -l से +l, यहां पे 0 सहित, इंक्लूडिंग 0 सहित। तो जो हम लोग ऑर्बिटल देखे हुए हैं, देखें जो ऑर्बिटल देखे हुए हैं हम लोग,
जो हम लोग ऑर्बिटल देखे हुए हैं, s में एक ऑर्बिटल है, p में 3 है, d में 5 है, f में 7 है। तो यहां पे शेप की बात कर दें सबका, इसका राउंड होता है, p के जो ऑर्बिटल होते हैं डंबल शेप होते हैं, d के जो होते हैं डबल डंबल शेप होते हैं, और f के जो ऑर्बिटल होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, गोलाकार, डंबलाकार, डबल डंबलाकार और जटिल। देखिए वहां पे बहुत डिटेल में पढ़ाए हुए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में ना, यहां पे अपने को क्वांटम नंबर क्लियर करना है। तो जो p के ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल हैं p के, इन कक्षकों के जो नाम होते हैं px, pz और py। और अगर यही हम लोग d के ऑर्बिटल की बात करें, देखें जो d के ऑर्बिटल है ना वो 12 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। dxy, dyz, dz स्क्वायर, dzx, dx स्क्वायर, y स्क्वायर। अब यहां पे देखें जो हम लोग लिखे हुए हैं क्या, किसी l के लिए m का कुल मान -l से +l तक होता है। तो अगर हम लोग बात जीरो सहित ना, अगर हम लोग बात करें कि भैया l बराबर 1 है, अब l बराबर 1 है तो आपकी बुद्धि में आना चाहिए कि भैया l बराबर 1 किसके लिए होता है, p उपकोष के लिए। कुछ आगे पीछे सोचने की आवश्यकता नहीं है। l बराबर 1 है तो m का मान कौन कौन सा हो सकता है, तो -1, l का मान 1 है, -1, उसके बाद क्या 0 और उसके बाद प्लस, -l से +l तक 0 सहित। अगर l का मान 2 हुआ, इसका मतलब d की बात कर रहा है, तो जब d की बात करेगा तो -2, -1, 0, +1 और +2। क्लियर बात। ये d ऑर्बिटल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 12th के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब पढ़ेंगे तो। ये था ऑर्बिटल का नामकरण और उनका विन्यास, कक्षकों का विन्यास। अब यही चक्रण की अगर हम लोग बात करें, चक्रण बोले तो लास्ट केस है चक्रण, उसकी अगर हम लोग बात करें तो यहां पे क्या होगा, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके चक्रण की दिशा विपरीत होता है ना। एक होता है भैया क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पे अगर क्लॉकवाइज गया, या फिर इसको बोल सकते हैं अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर की दिशा में है तो उसके लिए जो s का मान होगा वो +12, और अगर इलेक्ट्रॉन नीचे की दिशा में है तो उसके लिए जो s का मान होगा वो -12। तो यहां से आप लोग किसी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन की बात करें, उनका पता लगा सकते हैं एग्जैक्ट। उसी को तो बोला जाता है क्वांटम नंबर, किसी एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी। तो यहां पे एग्जाम्पल बताते हैं, एक आठों हम एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे मान लें क्वेश्चन दिया आपको कि कोई तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक है 18, परमाणु क्रमांक 18 है। अब इस तत्व में 16वें इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर के मान बताएं ना। तो कॉमन सी बात है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे भैया। नियॉन है 3s2 3p6, यही होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन परमाणु क्रमांक 18 का। 16वें इलेक्ट्रॉन के लिए अपने से बोला है, तो 16वें इलेक्ट्रॉन के लिए जब हम लोग जाएंगे तो यहां तक 12 इलेक्ट्रॉन है, 16वां इलेक्ट्रॉन यहां पे है 3p में 16वां इलेक्ट्रॉन। उसका एग्जैक्ट पता बताना है भैया 16वां इलेक्ट्रॉन कहां पे है। तो 3p6 है, 12 इलेक्ट्रॉन था यहां तक, तो बताएं
किसको दिखा रहा है, सेल को, तो इसका मतलब n बराबर 3। तीसरे सेल की बात कर रहा है ना, n बराबर 3। अब p में है तो p के लिए l का मान क्या होता है भैया, 1। क्लियर बात। p है, p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, हम यहां पे बात करते हैं m की बात करते हैं। यहां पे p में ऑर्बिटल कितने, 3। अब अपने से 16वें इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा है, तो यहां तक कितना इलेक्ट्रॉन है, 12। हुंड के अनुसार सबसे पहले समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है, तो 13, 14 और 15। 12 था, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, अपने को कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए जाना है, 16वें इलेक्ट्रॉन के लिए, तो 12 था, 12 1 13, 14 15 और ये कौन सा रहा, 16। आप पूरा भर सकते हैं कि 12 इलेक्ट्रॉन यहां तक है, 6 इलेक्ट्रॉन भर ले पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने को 16वें इलेक्ट्रॉन के लिए जाना था, तो 16वां इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये। तो बताएं m का मान क्या होएगा, हम लोग जानते हैं -1 0 और +1, तो m का जो वैल्यू प्राप्त होएगा अपने को -1, क्योंकि 16वां इलेक्ट्रॉन कहां है, इसमें px में ना, और चक्रण नीचे की तरफ है, बोले तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो s बराबर क्या हो जाएगा, -1/2। आसानी से एकदम क्वांटम नंबर निकाल सकते हैं। एक आठ और एग्जांपल देख लें, एक आठ और। अब जैसे यहां पे है आयरन और इस पे दिया है +3 चार्ज, और बोला इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या के मान बताएं, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए। तो अब अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए निकालने जाना है अपन लोग को, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका करेंगे हम लोग। यहां पे क्या होगा, आर्गन 4s2 और क्या बोलते हैं, आयरन है, तो आयरन का जो विन्यास होता है 4s2 3d6। ये आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। चार्ज कितना है इस पे, +3 चार्ज है। तो ये गलती कहां करते हैं ना बंदे, मैक्सिमम बंदे जो गलती करते हैं, वो पहले ना क्या करेंगे कि भैया हाँ +3 चार्ज है, तो इसका परमाणु क्रमांक आयरन का 26 होता है, तो लाओ +3 चार्ज है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, जब 3 इलेक्ट्रॉन घट जाएगा इसमें 23 इलेक्ट्रॉन बचेगा ना, ऐसे बंदे करते हैं। और 23 इलेक्ट्रॉन बचा है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d3। ऐसे करने लगते हैं बंदे कि +3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन पहले निकाल देते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, उसके बाद कहते हैं लाओ हम अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हैं। तो ये गलती ना करना है, ये गलती नहीं करना है, नहीं तो फिर क्वेश्चन में फंस जाएंगे आप लोग, यहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसके आगे तो सोचा ही मत ना। अब यहां पे क्या करते हैं कि यार +3 चार्ज है, बहुत से बंदे जो ऐसे कर भी गए हैं तो उनकी बुद्धि में आता है सबसे बाहर डी है, लाओ डी में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, यहां निकालते हैं, फिर भी वही रिजल्ट आता है। तो ये गलती नहीं करना है। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, +3 चार्ज है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ये त्याग रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन जब त्याग रहा है, डोनेट कर रहा है, तो वो कहां से त्यागेगा, सबसे पहले बाहरी, जो सबसे बाहर सेल होंगे, तो सबसे बाहर सेल बताया 3d है, 4s है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से चले जाएंगे, यहां पे 0 हो जाएगा। अब एक प्लस चार्ज और बचेगा, तो उसके बाद यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3d5, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा है। तो यहां पे 0 हो गया, यहां 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, 3d5 है तो d है, d में 5 ऑर्बिटल ना। आप लोग को करना क्या है, बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत आसानी से बताए। n का मान कितना होएगा भैया 3, d है तो l का मान कितना होएगा 2, d है तो l का मान 2, m है तो m के लिए यहां पे केस लिख दिए हैं। अब यहां पे क्या होगा, -2 -1 0 +1 +2, किसी l के लिए m का कुल मान -l से +1। अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए बोला है तो भैया ये रहा अंतिम इलेक्ट्रॉन इसका, ये तो m बराबर कितना हो जाएगा +2, और s चक्कर ऊपर की तरफ है, क्लॉकवाइज है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं 1/2 क्वांटम नंबर। बाकी क्रोमियम और कॉपर के भी केस बताए हुए हैं, तो आप लोग वो तो लेक्चर में चेक कर सकते हैं ना, बहुत आसानी से क्वेश्चन लगता है क्वांटम नंबर का ना। और एक आध केस देखें क्वांटम नंबर का, फिर उसके बाद खत्म करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल क्या बोल रहा है, 7py के लिए
n, l और m का मान बताएं। तो 7p दिया, y बोले तो ऑर्बिटल का नाम दे दिया है, तो यहां पे क्या होगा, n बराबर 7 सेल है। अब सब सेल p है तो l का मान 1, p के लिए l का मान 1, तो n का मान प्राप्त हुआ, l का मान प्राप्त हुआ, बचा कौन है, m। तो m 3 ऑर्बिटल है, -1, 0 और +1। ये कौन है, px, ये कौन है, pz, ये कौन है, py। तो यहां पे क्या दिया हुआ है, y, तो ये m का मान। अगर यहां पे 7pz देता तो क्या हो जाता, m का मान 0। अगर यहां पे 7px दिया होता तो क्या हो जाता, -1। क्लियर बात। और एग्जाम्पल देखें, 3s के लिए n l m का मान बहुत आसान है, 3s है, n का मान 3, l का मान 0 और m का मान भी 0, आसान ना। अगला केस क्या बोल रहा है, 5dz² के लिए n l m का मान बताएं। तो 5dz² है तो n बराबर 5, l d है तो कितना हो जाएगा, 2। अब बचा कौन है, m, तो dz² है, m का मान 2। अगला एग्जांपल देखें, 3 केस दिया हुआ है अपने को, ये 3 केस दिया हुआ है। बोला है कि भैया कौन से क्वांटम नंबर का समूह सत्य होगा और कौन असत्य होगा, या फिर कौन संभव है और कौन संभव नहीं है। तो दिया क्या है कि n बराबर 2 है, n बराबर 2 है और l बराबर 0। इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है, 2s रहेगा तो n का मान 2 और l का मान 0 और m का मान -1। अब भैया s का मान, s के लिए अगर l का मान 0 है तो m का मान -1 संभव नहीं है। इसका मतलब ये वाला क्वांटम नंबर संभव नहीं है। समझ रहे हैं, ऐसा केस भी आता है एग्जाम में, ऐसा केस भी आता है। दूसरा देखें, n बराबर 3 है और l बराबर 2 है, इसका मतलब 3d है। भैया l का मान 2 किसके लिए होता है, d के लिए। तो n का मान 3 और l का मान 2 है, m का मान 0 और s का मान ये। तो भैया ये क्या बोलता है, क्या बोल रहा है, 3d, m का मान क्या है, 0, इसका मतलब z²। तो इसका मतलब ये संभव है। और लास्ट की अगर बात करें तो n बराबर 2 है, n बराबर 2 है और l बराबर 3 दिया हुआ है। तो n बराबर 2 या फिर 2s होगा या फिर 2p होगा, और दोनों के लिए l का मान 3 नहीं होता। इसका मतलब ये भी संभव नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन आते एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा ना। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्रोमियम +3 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्रोमियम है, क्रोमियम 24, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप लोग समझते ही हैं इसका क्या होगा, आर्गन 4s1 और 3d5, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये सिर्फ इसीलिए पूछता है ना, बंदे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। +3 चार्ज है, बहुत आसान है, एक यहाँ से गया, 2 यहाँ से गया, यहाँ पे बचेगा क्या, 3d3। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे इसमें, उसकी संख्या कितनी होगी, 3, क्रोमियम +3 में। अगला देखें, एक उदासीन परमाणु 2k 8l 11m और 2n इलेक्ट्रॉन रखता है, तो p इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। अब यहां पे 2k है, इसका मतलब 1s2 है, 2k ना, 8l है, 8l है, इसका मतलब 2s2 और 2p6 है। क्लियर बात। 11m है, बंदे ना यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जी अभी जब बता रहे थे आप, तब तो बोले थे कि भैया के में 2 इलेक्ट्रॉन, l में 8 इलेक्ट्रॉन, m में 18 इलेक्ट्रॉन, वहां पे तो m में 11 इलेक्ट्रॉन है ना, तो गड़बड़ हो जाता है उनके लिए। यहां पे क्या होगा, 3s2 3p6। बताएं बच कितना इलेक्ट्रॉन रहा है, 3s2 3p6 लिख दिए, बच कितना इलेक्ट्रॉन रहा है, ये किसके लिए है, 11m के लिए हम लिख रहे हैं। समझिएगा क्वेश्चन, 3s2 3p6 लिखे, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, बचा कितना इलेक्ट्रॉन है, 3। तो हम लोग जानते हैं 3s 3p और 3d होता है, 3d3, और यहाँ पे 2n है, 2n है मतलब क्या, इसका मतलब 2n है, इसका मतलब 4s है, और 4s2 है 2n। तो
तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते थे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3 ऐसे लिख सकते थे। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि यार गड़बड़ हो रहा है, नहीं तो गड़बड़ कर जाएंगे ना। ये अभाव के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करते हैं 3D को बाद में करते हैं, अभाव के अनुसार। लेकिन अगर ये कहें कि नहीं यहां पे कैसे 3D आ गया, फिर आप फंस जाएंगे। ये वायतम बताएं, वायतम कोष कौन है, ये ना कि ये ना। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, P में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो P में इलेक्ट्रॉन संख्या 6 दूनी 12। अगर S में पूछता तो S के लिए चेक करने जाते हैं, D के लिए पूछता तो D के लिए, किसी का भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि आप P है तो PY का पूछे। एक परमाणु में ऐसे अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी जिनकी क्वांटम संख्या n बराबर 3 और l बराबर 2 है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन पूछा है तो n बराबर 3 है, इसका मतलब 3 लिखते हैं। l बराबर 2 है तो l बराबर 2 किसके लिए होता है, D के लिए। यहां पे 3s 3p लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि l अपने को बता रहा है भैया D है। अब D है तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना, 10। समझ रहे हैं। तो बहुत आसानी से आप लोग क्वांटम संख्या के क्वेश्चन कर सकते हैं। और एक आखिर देखें जहां पे बंदे ना गलती कर जाते हैं, 2dxy ये दिया, अब बोला इसके लिए n l और m का मान बताएं। तो यहां पे बंदे कुछ नहीं, कुछ समझते नहीं कि लाओ कुछ चेक कर लें, ऐसा कुछ नहीं है। वो देखें यहाँ पे कि यार सर जी अभी तो यहाँ पे बताए हैं, लाओ ऐसे ये भी लगेगा। 2dxy बोला है तो n बराबर कितना हो जाएगा 2, l बराबर कितना हो जाएगा 2, d है 2 हो जाएगा। अब m बराबर dxy है तो -2, dxy dy z स्क्वायर dzx dx स्क्वायर y स्क्वायर, यही ना पढ़े हैं, तो -2 ये कर जाते हैं। और ये ऑप्शन भी दिखता है रिजल्ट में, परंतु ये रिजल्ट गलत है। अगर ऐसा केस दिया है तो लास्ट वाला ऑप्शन चेक करिएगा, नन ऑफ दिस। अब ऐसा किस लिए बताएं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या 2D आता है, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2D आता है, नहीं, तो फिर ये संभव नहीं है। क्लियर बात। तो ये था क्वांटम नंबर। आप लोग और क्वेश्चन ट्राई करें।